सभी साथियों को जय हिंद। मैं आपका साथी डॉक्टर अशोक शर्मा एक बार फिर से आप सब लोगों के साथ। आज की इस क्लास में हम बहुत शानदार टॉपिक, न केवल एग्जाम की दृष्टि से बल्कि अंग्रेजी सीखने सिखाने की दृष्टि से, अंग्रेजी बोलने और अंग्रेजी समझने की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम की दृष्टि से देखें तो ये टॉपिक के इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, न केवल फर्स्ट के लिए बल्कि इंग्लिश ग्रेड सेकंड के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, और न केवल सेकंड ग्रेड के लिए बल्कि रीड के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये एक वो टॉपिक है जो बहुत कॉमन टॉपिक है, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप रीड की तैयारी कर रहे हों, आपको फोनेटिक्स का टॉपिक जो है वो पढ़ना ही चाहिए। आज की इस क्लास में हम इस टॉपिक को बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे और बेसिक से शुरू करके हम इसको एडवांस लेवल तक लेके जाने का प्रयास करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आज की इस क्लास के बाद आपको फोनेटिक्स का जो भी डर है वो निश्चित रूप से दूर हो जाएगा और आपको कहीं और से कम फोनेटिक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं। क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूं कि जो भी कैंडिडेट्स इंग्लिश ग्रेड फर्स्ट, इंग्लिश ग्रेड सेकंड या फिर रीड इंग्लिश की तैयारी करना चाह रहे हैं, वे कैंडिडेट्स इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें। आपको तीनों कोर्सेज की, जो भी कोर्स आपको चाहते हैं उसकी कंप्लीट डिटेल दे दी जाएगी। आपको उनकी डेमो क्लास दे दी जाएंगी, उनके डेमो नोट्स दे दिए जाएंगे, और फिर आपको लगे कि बहुत अच्छा है, बेस्ट कोर्स है, तो आप कोर्स बाई कर सकते हैं। कोर्स बाई करने के लिए आपको प्ले स्टोर से वीनस वर्ल्ड, WINNERS वीनस वर्ल्ड एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। इस वीनस वर्ल्ड ऐप पर आपको कंप्लीट कोर्स करवाया जाएगा। अब हम आज की क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखिएगा, आप लोग इस वर्ड को कैसे बोलेंगे, आप पे इस वर्ड का जो उच्चारण है वो कैसे करेंगे। ऐसा नहीं हो कि जिस टॉपिक को हम पढ़ रहे हैं उस टॉपिक को हमें ठीक से बोलना ही नहीं आ रहा हो। इसको क्या बोलेंगे आप लोग? PHONETICS, इसको बोलेंगे, फोनेटिक्स नहीं बोलेंगे। बहुत सारे लोग इसको फोनेटिक्स बोलते हैं, इसको फोनेटिक्स नहीं बोलेंगे। इस क्लास में और कम से कम इस टॉपिक में आपको यही सिखाया जाता है कि किस वर्ड का उच्चारण कैसा है, किस वर्ड को कैसे आप उच्चारित करेंगे, यही इसमें सिखाया जाता है। इसका सही जो उच्चारण है, इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, वो हमने यहां लिख दिया है। आप इसको एक बार खुद बोल के देख लें कि किसका ट्रांसक्रिप्शन है और ये कैसे बोला जाता है। इसको बोला जाता है फोनेटिक्स। ये देखिए, फ है, ये ए है, और इस न पे स्ट्रेस है, यानी आपको जोर कहां देना है? न पे देना है। आप लोग इसको बोलेंगे फोनेटिक्स। क्या बोलेंगे इसको? फोनेटिक्स। तो पहली बात तो ये सीख लो कि कोई भी बच्चा इसको आज के बाद फोनेटिक्स नहीं बोलेगा। क्या बोलेंगे? फोनेटिक्स बोलेंगे। अब आगे चलते हैं कि फोनेटिक्स होता क्या है, किस बात का अध्ययन, कौन सी बातों को अपन फोनेटिक्स में पढ़ते हैं। तो फोनेटिक्स जो है वो है स्टडी ऑफ, STUDY, स्टडी ऑफ साउंड्स, SOUNDS, साउंड्स कह दो या फिर कह दो स्पीच। क्या कहेंगे बेटा अपन? फोनेटिक्स क्या है? फोनेटिक्स क्या है? स्टडी है। फोनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ साउंड्स, या फिर आप क्या कह सकते हो? स्पीच कह सकते हो। पहला ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फोनेटिक्स इज, और आपको ऑप्शन में मिलेंगे इज द स्टडी ऑफ मॉर्फिम्स। मॉर्फिम होते हैं, तो स्टडी ऑफ मॉर्फिम्स। बी हो सकता है स्टडी ऑफ, STUDY, स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स। ठीक है। तीसरा हो सकता है स्टडी ऑफ ग्रामर, स्टडी ऑफ ग्रामर। और डी ऑप्शन आपके पास हो सकता है स्टडी ऑफ साउंड्स।
स्टडी ऑफ साउंड्स। तो आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो कौन सा करना है, स्टडी ऑफ साउंड्स हो सकता है या फिर स्टडी ऑफ स्पीच हो सकता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि फेनेटिक्स में क्या पढ़ा जाता है, साउंड या स्पीच पढ़ा जाता है। क्लियर होगी बात। अब थोड़ा सा जान लेते हैं कि वास्तव में साउंड्स होती क्या है। देखिएगा, किसी भी भाषा को लिखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, लेटर्स की आवश्यकता होती है। यानी किसकी आवश्यकता होती है, अक्षरों की आवश्यकता होती है लिखने के लिए। लेकिन बोलने के लिए लेटर्स की आवश्यकता नहीं होती है। बोलने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, साउंड्स की आवश्यकता होती है। ठीक है, एक लेटर को एक से ज्यादा तरीके से बोला जा सकता है। किसी एक लेटर को एक से ज्यादा तरीके से बोला जा सकता है, इसलिए साउंड्स की जो संख्या होती है वो हमेशा ही लेटर्स से ज्यादा होती है। आप जब इंग्लिश पढ़ते हैं तो आपको 26 लेटर्स पढ़ाए जाते हैं। आप और हमने सब ने 26 लेटर्स पढ़े हैं, और जब हम साउंड पढ़ेंगे तो इन 26 लेटर्स को बोलने के लिए ज़्यादा साउंड की जरूरत होगी, लेटर्स से ज़्यादा, और उनकी संख्या कितनी होती है, 44 होती है। ठीक है, इन 44 साउंड्स को आपको किस में पढ़ना होता है, फेनेटिक्स में पढ़ना होता है। ये आपकी होती है फेनेटिक्स। क्लियर होगी बात। अब ये 44 साउंड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं, क्या करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। एक वर्ड और, ये जो 44 साउंड्स हैं इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है सिंबल्स, SYMBOLS, सिंबल्स यानी संकेत कहा जाता है इनको। सिंबल यानी क्या होते हैं, संकेत। किसके सिंबल होते हैं ये सिंबल होते हैं IPA के। किसके सिंबल होते हैं बेटा, ये IPA के सिंबल होते हैं। अब आप कहेंगे सर IPA क्या है, IPA है इंटरनेशनल, INTERNATION, इंटरनेशनल फनेटिक, PHONET है, इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फाबेट, ALPHABET, इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फाबेट है, उसको क्या कहा जाता है, IPA कहा जाता है। ठीक है, इंटरनेशनल, जिस प्रकार से हमारे यहाँ अल्फाबेट होते हैं ये, उसी प्रकार से क्या है, इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फाबेट हैं, और उनकी संख्या कितनी है, 44 है। समझ में आ गया। इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फाबेट की जो सिंबल्स होते हैं वही क्या होती हैं, साउंड्स होती हैं। क्लियर हो गई बात। इसीलिए कई जगह ये किस नाम से दे दिया जाता है, सिंबल्स, SYMBOLS, सिंबल्स नाम से भी टॉपिक दे दिया जाता है। कई जगह लिख दिया जाता है साउंड्स एंड सिंबल्स, साउंड्स एंड सिंबल्स। तो समझ में आ गया, इनको साउंड क्यों कहते हैं, इनको सिंबल्स क्यों कहते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फाबेट है, इसको किसने इजाद किया, इसको इजाद किया, इसको किसने डेवलप किया, इसको डेवलप किया IPA ने। किसने डेवलप किया इसको, IPA। आप कह सकते हो सर जी अभी आप कह रहे हो IPA तो क्या है, इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फाबेट हैं, सिंबल्स हैं, साउंड हैं। अभी आप कह रहे हो कि इनको डेवलप करने वाली संस्था का नाम, इनको इजाद करने वाली संस्था का नाम भी क्या है, IPA। हाँ, उसका नाम भी IPA है, लेकिन वो IPA क्या है, वो है इंटरनेशनल फेनेटिक एसोसिएशन है, वो ASSOCIATION। वो क्या है भाई, इंटरनेशनल फेनेटिक एसोसिएशन, ये संस्था है। इस संस्था ने किसको डेवलप किया, IPA को डेवलप किया, इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फाबेट को डेवलप किया। और इस अल्फाबेट के जो सिंबल्स होते हैं वही क्या होते हैं, साउंड्स होते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था शायद सेकेंड ग्रेड 2016 में, कब पूछा था, ये पूछा था IPA स्टैंड फॉर, IPA स्टैंड फॉर, यानी IPA का मतलब क्या है। पहला ऑप्शन ये था इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फाबेट, ALPHAB, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन क्या था, इंटरनेशनल फेनेटिक एसोसिएशन, ठीक है। और सी ऑप्शन था बोथ ऑफ दीज,
सी ऑप्शन था बोथ ऑफ दीज, यानी ये दोनों, बोथ ऑफ दीज, ये ऑप्शन था। क्लियर होगी बात? आपको जो लिखना था सही आंसर वो क्या होना चाहिए था इसका? सी आंसर सही होना था। क्या? बोथ ऑफ दीज। ठीक है, चलो अब अपन इसको थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक एक चीज फिर से समझाता हूं। आपको यहां से देखिएगा, फेनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ स्पीच, या फिर क्या कह सकते हैं, साउंड। यदि यहां से कोई क्वेश्चन आता है तो आप ठीक ढंग से इसका आंसर करेंगे। फेनेटिक्स डिस्क्राइब्स साउंड्स। फेनेटिक्स क्या बताती है, किसका वर्णन करती है? साउंड्स का वर्णन करती है। क्या यूज करते हुए? यूजिंग द सिंबल्स ऑफ, किनके माध्यम से? उन सिंबल्स के माध्यम से। किसके सिंबल्स के माध्यम से? इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फाबेट के सिंबल्स के माध्यम से। किसका वर्णन करती है? साउंड्स का वर्णन करती है। उसको क्या कहते हैं? फेनेटिक्स कहते हैं। क्लियर हो गई भी ये बात भी? आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल फेनेटिक अल्फाबेट वॉज डिवाइज्ड या डेवलप्ड किसके द्वारा? इंटरनेशनल फेनेटिक एसोसिएशन। यहां भी समझ में आ गई बात। एक चीज और देखिएगा, अल्फाबेट जो है ये अनकाउंटेबल नाउन होता है, इसलिए गलती से कोई भी बच्चा क्या नहीं लिखे? अल्फाबेट्स नहीं लिखे। क्या नहीं लिखे? अल्फाबेट्स नहीं लिखे। ठीक है, एक वर्ड और आपको कई बार पूछ लिया जाता है, ये भी अब्रीविएशन, आरपी। आरपी क्या होता है? रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन। जो आपको डिक्शनरी में ट्रांसक्रिप्शन दिखता है, जो डिक्शनरी में आपको प्रोनाउंसिएशन दिखता है, उसको क्या कहा जाता है? आरपी कहा जाता है। उसको रिसीव्ड प्रोनाउंसिएशन कहा जाता है। तो इनसे संबंधित कोई भी बात यदि हम सीखेंगे, समझेंगे, तो हम किसी भी प्रकार का क्वेश्चन यदि यहां से रिलेटेड हुआ तो उसको हम आंसर ठीक तरीके से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो अब आगे और पढ़ते हैं। एक चीज एक होती फोनिम। क्या वर्ड होता है? फोनिम एक वर्ड होता है, PHONEME। एक वर्ड होता है फोनिम। कई बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज फोनिम। ये मैंने ट्रांसक्रिप्शन भी लिख दिया इसका, इस प्रकार से फोनिम होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। साउंड के सबसे छोटी यूनिट, दैट कैनॉट फर्दर बी डिवाइडेड, जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, ये साउंड है। अब इस साउंड को और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो ये क्या है? फोनिम है। समझ में आ गई बात? जब आपसे पूछें व्हाट इज फोनिम, तब आप कहेंगे फोनिम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ साउंड। फोनिम साउंड की सबसे छोटी यूनिट होती है जिसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता है, जिसको और ज्यादा बांटा नहीं जा सकता है। ठीक है, चलो भाई अब आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक से लेके, बिल्कुल बेसिक से लेके आपको बहुत एडवांस लेवल तक आज आपको हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। आप आगे देखेंगे किस प्रकार से हम इनका क्लासिफिकेशन करेंगे, किस प्रकार से चीज़ों को समझेंगे। बहुत ठीक ढंग से आपको आज से फेनेटिक्स समझ में आनी है और फेनेटिक्स का डर दूर होने वाला है। चलो अभी पढ़ते हैं। साउंड्स होती कितनी है? कितनी होती हैं, यानी सिंबल्स कितने होते हैं? सिंबल्स या फिर साउंड्स इन इंग्लिश। देखिएगा, एक बार एग्जाम में इंग्लिश का ट्रांसक्रिप्शन पूछा हुआ है। किसका ट्रांसक्रिप्शन पूछा हुआ है? इंग्लिश का। जब हम लोग के इंग्लिश पढ़ते हैं और हमें इंग्लिश का ही ट्रांसक्रिप्शन नहीं आए, जब हम फेनेटिक्स पढ़ते हैं और हमें फेनेटिक्स का ही ट्रांसक्रिप्शन नहीं आए, तब बड़ी दिक्कत हो जाती है। इसलिए ये देखिएगा, सब जान लीजिएगा, यहां हमने इंग्लिश का ट्रांसक्रिप्शन लिख दिया है। क्या ये? इंग्लिश। ठीक है, ये से की साउंड है, अंक की साउंड है, गे की साउंड है। आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये क्या है? इंग्लिश का ट्रांसक्रिप्शन है। जो भी वर्ड ऐसे होंगे और मुझे लगेगा कि इनका ट्रांसक्रिप्शन आपको बताना चाहिए और आपको आना चाहिए, मैं उस हर वर्ड के साथ ट्रांसक्रिप्शन लिखूंगा। अब देखते जाना। अभी हमने ऊपर चर्चा की कि 26 लीटर्स को बताने के लिए कितनी साउंड की जरूरत होगी? 44 साउंड की जरूरत होगी। कई बार एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाता है, बहुत आसान क्वेश्चन, कि साउंड्स कितनी होती हैं, तब आप बताएंगे कितनी होती हैं? 44 साउंड्स होती हैं। जिस प्रकार से लेटर्स को दो भागों में बांटा जाता है, उसी प्रकार से साउंड्स को भी कितने भागों में? दो भागों में बांटा जाता है।
कौन से दो मेजर भाग होते हैं, एक वाउल साउंड होती है और एक कौन सी, कॉन्सोनेंट साउंड होती है। लेटर भी ऐसे ही है। तो देखिएगा वाउल साउंड्स, हमने इसका ट्रांसक्रिप्शन लिख दिया है यहां, ऐसा नहीं हो कि वो छोटा सा कोई ट्रांसक्रिप्शन पूछ ले और हमें दिक्कत पैदा कर दे। इसको देखो वाउल इस प्रकार से बोलेंगे, वाउल इस प्रकार से बोलेंगे इसको, ठीक है। साउंड, ये साउंड का ट्रांसक्रिप्शन है। वाउल साउंड्स जो होती हैं वो कितनी होती हैं, 20, यानी 20 जो होती हैं वो स्वर ध्वनियां होती हैं। 20 कितनी होती है बेटा, 20 कौन सी ध्वनियां होती हैं, स्वर ध्वनियां होती हैं, जिनको आप कहेंगे वाउल साउंड्स कहेंगे, ठीक है। इनकी संख्या कितनी, 20। अब 44 में से जब हम 20 हो गए तो कितने बच गए, निश्चित रूप से 24 जो साउंड्स हैं वो कौन सी होती हैं, कॉन्सोनेंट साउंड होती हैं, ठीक है। ये दूसरा नंबर आता है कॉन्सोनेंट साउंड्स का। कॉन्सोनेंट, इसको कंसोनेंट नहीं बोलेंगे या कुछ और नहीं बोलेंगे, इसका ट्रांसक्रिप्शन हमने लिख दिया है, ठीक है। क्या है, कॉन्सोनेंट, क्या है, कॉन्सोनेंट। ये भी ए है और ये भी ए है। कॉन्सोनेंट साउंड कितनी होती है, 24। टोटल मिलके कितनी हो गई, 24। क्लियर हो गई, ये 24 और टोटल कितनी हो गई, 44 साउंड्स हो गई। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, यहां तक आप सबको पता था। अब हम कुछ अच्छी चीजें और पढ़ते हैं कि वास्तव में वॉवल साउंड कहते किसे हैं, VOWEL, यानी वॉवल किनको कहते हैं और कॉन्सोनेंट किनको कहते हैं, दोनों में क्या अंतर है ये जान लेते हैं। देखिएगा वॉवल साउंड्स वे होती हैं जो मुंह से जब निकलती हैं तो बिना किसी बाधा के, बिना किसी अब्स्ट्रक्शन के बाहर आती हैं। उनके आने में किसी प्रकार की कोई रोक टोक नहीं होती है। साउंड जो है वो बिल्कुल फ्रीली आती है। उस साउंड को क्या कहते हैं, वाउल साउंड कहते हैं। और वे साउंड जिनके आने में कुछ बाधा होती है, अब्स्ट्रक्शन होता है, रुककर आती है थोड़ी सी, उनको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कहते हैं, ठीक है भाई। उसको क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट। डेफिनेशन देख लेते हैं इनकी। एयर स्केप्स थ्रू द माउथ, कब, वाउल साउंड में, फ्रीली, कोई फ्री नहीं कहेगा, क्या है इसका ट्रांसक्रिप्शन, फ्रीली है, विदाउट एनी अब्स्ट्रक्शन। कोई भी बच्चा इसको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं बोलेगा, ओ से शुरू हो रहा है तो लगेगा ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ये देखो हमने ट्रांसक्रिप्शन लिख दिया है आप लोगों के लिए, यहां क्या है, ये एब्स्ट्रक्शन है। क्या है बेटा, ये एब्स्ट्रक्शन है। एयर स्केप्स थ्रू द माउथ, हवा बाहर आती है बिल्कुल फ्रीली, विदाउट एनी एब्स्ट्रक्शन या फिर विदाउट एनी स्ट्रक्चर इन द वोकल कॉर्ड। वोकल कॉर्ड जो हमारे गले के आसपास का ये चित्र होता है, वोकल कॉर्ड जहां से आवाज निकलती है, उसमें किसी प्रकार की कोई सिकुड़न नहीं होती है, किसी प्रकार की कोई स्ट्रक्चर नहीं होती है। और इस प्रकार से जो साउंड निकलती है उस साउंड को क्या कहते हैं, वाउल साउंड कहते हैं। सीधा सा एक याद रख लीजिएगा, विदाउट एनी एब्स्ट्रक्शन जो साउंड होती है वो कौन सी होती है, वाउल साउंड होती है। कॉन्सोनेंट कौन सी होती है, ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, क्या नहीं बोलेंगे इसको, प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे। बेटा फेनेटिक्स में आपको बहुत सारी चीजें सीखनी है, इतना अच्छे ढंग से सीखनी है कि कम से कम आप बोलो तो अगले आदमी को पता चले कि हाँ ये थोड़ा पढ़ा लिखा सा आदमी है, इसको अंग्रेजी थोड़ी आती है। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन, किसके प्रोडक्शन के दौरान, कॉन्सोनेंट के प्रोडक्शन के दौरान। ड्यूरिंग द प्रोडक्शन ऑफ द साउंड द एयर एस्केप्स थ्रू द माउथ विद अब्स्ट्रक्शन, किसके साथ, अब्स्ट्रक्शन के साथ जब साउंड आती है, थोड़ी बाधा के साथ साउंड आती है, थोड़ी रुक के, थोड़ी रुकावट के साथ जब पे साउंड निकलती है तो उस साउंड को क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड कहा जाता है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस है। क्लियर हो गई बात भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अब वाउल साउंड जो होती हैं जिनकी संख्या हमने अभी देखी कितनी होती है, 20 होती है। कितनी होती है बेटा, 20 जो थी इसकी संख्या थी। इन 20 को अलग अलग भागों में बांटा जाता है, ठीक है। दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। पहला जो है उसको कहते हैं मोनोफ्थोंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, मोनोफ्थोंग कहते हैं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है डिफ्थोंग कहते हैं। क्या कहते हैं दूसरा, डिफ्थोंग कहते हैं। क्यों कहते हैं वो आगे समझेंगे। मोनोफ्थोंग का हमने ट्रांसक्रिप्शन लिख दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा, आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा।
इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण पूछा जा सकता है जिनको हम फेनेटिक्स के दौरान पढ़ते हैं। कम से कम उन शब्दों का ट्रांसक्रिप्शन हमें ठीक ढंग से आना चाहिए। मोनोप्थोंग को एक दूसरे नाम से और बुलाते हैं, और वो कौन सा है? वो है प्योर वोवल। कौन सा है? प्योर वोवल, PURA। एक बार इसका ट्रांसक्रिप्शन एग्जाम में पूछा हुआ है, हमने यहां लिख दिया पे ये उ ए, प्योर। इस प्रकार इसका साउंड होती है, प्योर वोवल भी कहते हैं इसको। और इसी को एक नाम से और जानते हैं, और वो कौन सा है? स्टेबल वाउल्स भी कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? स्टेबल वाउल। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज स्टेबल वाउल। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि इनमें से स्टेबल कौन सा है। तो आपको कोई भी एक मोनोप्थोंग दे दिया जाएगा और कहेंगे ये इनमें से स्टेबल ढूंढिएगा। मतलब आपको 3 तो क्या दे दिए जाए? डिप्थोंग्स दे दिए जाए, और एक क्या दे दिया जाए आपको? एक आपको दे दिया जाए मोनोप्थोंग दे दिया जाए, और फिर आपसे पूछें कि इनमें से स्टेबल साउंड कौन सी है, स्टेबल वोवल कौन सा है। तब आप बताएंगे कि जो मोनोप्थोंग होते हैं वो कौन से होते हैं? स्टेबल होते हैं। सीधा थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछे तब भी कर देंगे, और इस प्रकार से साउंड दे के पूछे तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो समझने की बात है वो ये है कि मोनोप्थोंग को 2 अन्य नामों से जाना जाता है, और वो एक नाम कौन सा है? प्योर वोवल है, और दूसरा कौन सा है? स्टेबल है। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है ये आप जानते हैं, इनकी संख्या 12 होती है। दूसरा जो है प्रकार किनका? वाउल साउंड का दूसरा प्रकार वो कौन सा है? डिफ्थोंग है। डिफ्थोंग का भी दूसरा नाम है, और वो कौन सा है? ग्लाइड्स है। क्या है वो? ग्लाइड्स। ट्रांसक्रिप्शन ये है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। यानी हमने कितनी देखी? 44 देखी। 44 में से पहले क्या किया हमने? 20 और 24 देखा। ये देखा बेटा। फिर हमने 20 को 2 भागों में बांटा। कितने भागों में? 12 और कितने में? 8 भागों में, 8 में। तो ये आपको पता होने चाहिए। चलो अब हम देखते हैं कि इसको मोनोप्थोंग क्यों कहते हैं, इसको प्योर वोवल क्यों कहते हैं, और इसको डिफ्थोंग क्यों कहते हैं। चलो पढ़ते हैं। प्योर वोवल इसलिए कहते हैं इसको, वोवल दैट इज स्पोकन विद एग्जैक्टली 1 टोन। ये एक टोन के साथ बोला जाता है, एंड 1 माउथ पोजीशन, और एक माउथ पोजीशन के साथ, या फिर एक आर्टिकुलेटरी पोजीशन के साथ। इसको पोजीशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पोजीशन बोलेंगे। यानी जब वोवल साउंड को बोला जाता है तब आर्टिकुलेटरी पोजीशन जो होती है, माउथ की जो पोजीशन होती है जहां से साउंड आती है वो सेम होती है। यानी एक ही साउंड से, एक ही आर्टिकुलेटरी पोजीशन से, या ये कहें एक ही आर्टिकुलेटरी पॉइंट से साउंड निकलती है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? मोनो कहते हैं। मोनो यानी क्या होता है? एक होता है। समझ में आ गई बात ये? चलो फिर इसको स्टेबल क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके बोलने के दौरान जो आर्टिकुलेटरी पोजीशन है, जो आर्टिकुलेटरी पॉइंट है, उसकी जगह चेंज नहीं होती है, और जगह चेंज नहीं होने को क्या कहा जाता है? स्टेबल कहा जाता है। इसलिए इसको कौन से वाउल्स कहे जाते हैं? स्टेबल वाउल कहे जाते हैं। समझ में आ गई होगी बात ये? चलो आगे देखते हैं इसमें। वाउल दैट इज स्पोकन विद एग्जैक्टली 1 टोन और 1 माउथ, या फिर आर्टिकुलेटरी पोजीशन। मोनो मीन्स 1 सिंगल, और थोंग मीन्स होता है साउंड या फिर टोन, इसलिए इसको मोनोप्थोंग कहते हैं। चलो उसके बाद इसको एक बार पहले अपन मोनोप्थोंग्स को पढ़ लेते हैं, या फिर पहले डिफ्थोंग की डेफिनेशन देख लेते हैं। भाई डिफ्थोंग को ग्लाइड क्यों कहते हैं? ग्लाइड बताइएगा, ग्लाइड का मतलब क्या होता है? GLID। ग्लाइड का जो डिक्शनरी मीनिंग होता है, ग्लाइड का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है फिसलना। वो क्या होता है? फिसलना होता है। जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार से जाते हो, शिफ्ट होते हो, फिसलते हो, उसको क्या कहते हैं? ग्लाइड कहते हैं। होता क्या है, जब डिफ्थोंग साउंड का प्रोडक्शन होता है तब जो आर्टिकुलेटरी पॉइंट होता है, जो आर्टिकुलेटरी पोजीशन होती है, वो क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। आर्टिकुलेटरी पोजीशन क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है, क्योंकि इसमें 2 साउंड बोलनी होती है। जिस प्रकार से ये है, ए है, तो एक बार तो क्या बोलनी पड़ेगी? ई, तब आर्टिकुलेटरी पॉइंट अलग होगा,
और जब ये ए की साउंड आएगी तो वो यहां से खिसक के कहां जाएगा, यहां आ जाएगा। तो क्या होता है इसमें, ग्लाइड होता है, GLID। क्या होता है बेटा, इसमें ग्लाइड होता है। और इस ग्लाइड की वजह से इसको क्या कहते हैं, ग्लाइड कहते हैं। इस फिसलने की वजह से ही डिफ्थोंग्स को क्या कहा जाता है, ग्लाइड्स कहा जाता है। चलो देखते हैं इसमें, ये इसकी डेफिनेशन है। डिफ्थोंग इज अ वाउल साउंड इन विच द टंग चेंजेस पोजीशन। इसमें टंग की क्या होती है, पोजीशन चेंज होती है, स्थिति चेंज होती है। टू प्रोड्यूस द साउंड ऑफ टू वाउल्स, क्या करने के लिए, दो वाउल इसमें होते हैं, आप सब जानते हैं। देखो सब में डिफ्थोंग्स में दो दो साउंड मिलके बनती हैं, इसलिए इसमें क्या होती है, आर्टिकुलेटरी जो पॉइंट होता है, आर्टिकुलेटरी जो पोजीशन होती है वो क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, ग्लाइड्स कहा जाता है। चलो भाई यहां तक भी समझ गए हम। अब वापस किस पे आते हैं, अब वापस आते हैं मोनोप्थोंग्स पे। और इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में, दो भागों में बांटा जाता है। यानी इन 12 को दो और भागों में बांटेंगे। किस प्रकार से, 7 और 5, कितने हो गए, 12। और वो जो दो प्रकार होते हैं वो होते हैं शॉर्ट वाउल्स, SHORT, शॉर्ट। और दूसरा कौन सा होता है, लॉन्ग। ठीक है, ये हो गए लॉन्ग। यानी 7 तो कौन होते हैं, शॉर्ट होते हैं, और 5 कौन से होते हैं, लॉन्ग होते हैं। आपने हिंदी में पढ़ा होगा लघु और गुरु। ठीक है, आपने मात्राएं पढ़ी होंगी छोटी और बड़ी, इस प्रकार की मात्राएं आपने पढ़ी होंगी। बस वही है, ये क्या है, शॉर्ट और लॉन्ग होते हैं। कौन कौन से शॉर्ट होते हैं, कौन कौन से लॉन्ग होते हैं, पहचानना बड़ा आसान है। इस प्रकार से देखिएगा, ये जो साउंड है ये ई की साउंड है, और ये क्या है, शॉर्ट है। ठीक है, और जब इसके अपन यूं लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगी, बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी, और ये क्या हो गया, लॉन्ग हो गया। इसलिए पहचानने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसके सामने ये लगे हो इस प्रकार से, तो इनको क्या कहते हैं, लॉन्ग साउंड कहते हैं। उनके नहीं लगे मिलेंगे, उनको क्या कहते हैं, शॉर्ट कहते हैं। ठीक है, संख्या कितनी है इनकी, इनकी संख्या 7 है, और इनकी संख्या कितनी है, 5 है। यहां तक भी समझ में आ गई होगी हमारे बात। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपन। शॉर्ट वाउल्स, शॉर्ट को कैसे लिखेंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन है शॉर्ट का। ठीक है, शै, ओ और टे, शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट वाउल्स कितनी है, 7। कौन कौन से होते हैं, ये ई की मात्रा है, ए, आई, ए, उ, ओ, ये सारे क्या हैं आपके, शॉर्ट हैं। ठीक है, लॉन्ग संख्या कितनी, 5। इसमें देखिएगा बड़ी, ये भी बड़ा, ई, उ, ओ। ठीक है, ये सारे क्या हैं, ये जो हैं ये सारे के सारी कौन सी साउंड है आपकी, बड़ी साउंड है ये। तो ये अपन इसमें देख लेते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 और ये कितने, 5। इस प्रकार से आपकी जो साउंड्स थी वो शॉर्ट और लॉन्ग वाउल्स हमने पढ़ लिए। अब आते हैं अपन किस पे, डिफ्थोंग्स पे आते हैं। किस पे बेटा, डिफ्थोंग्स में आते हैं। और डिफ्थोंग्स को ग्लाइड्स कहते हैं, ये हमने पढ़ लिया था। ग्लाइड क्यों कहते हैं ये भी हमने पढ़ लिया। अब अपन इसमें पढ़ते हैं, इन ग्लाइड्स को भी दो भागों में बांटा जाता है। कौन से दो भाग होते हैं, पहला होता है सेंटरिंग, और दूसरा कौन सा होता है, क्लोजिंग। एक होता है सेंटरिंग, यानी ग्लाइड्स की संख्या कितनी होती है, 8 होती है। ठीक है, इन 8 को भी दो भागों में बांटते हैं। ठीक है, पहला कौन सा, सेंटरिंग। यानी सेंटरिंग किसके प्रकार हैं, ये डिप्थोंग के प्रकार अपन पढ़ रहे हैं। और ये जो सेंटरिंग होते हैं ये कौन से हैं, लास्ट में इनके ए आता है, ये पहचान है इनकी। इस प्रकार से ई है, ए है, ठीक है, उ है। ये क्या है आपके, 1 2 3, ये तीनों के तीनों कौन से हैं, सेंटरिंग वॉल्स हैं। इनको आप कहेंगे CENTRING। इनको क्या कहेंगे बेटा, सेंटरिंग वाउल्स कहेंगे। इसको कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। याद कैसे रखोगे, इनको याद रखना हो सकता है मुश्किल हो सकता है इनको याद रखना क्या हो, मुश्किल हो। लेकिन यदि कोई वर्ड आप याद कर लें तो इनको याद करना मुश्किल
नहीं होगा। जिस प्रकार से एक वर्ड है हमारा CLEAR, क्लियर, कैलिए, ये इसका ट्रांसक्रिप्शन है। ये देखिएगा, ये साउंड कौन सी है, ई की साउंड है। तो आप एक वर्ड याद रख लें, कौन सा, क्लियर वर्ड याद रख लें, और उसमें आप ये साउंड याद रख लें तो याद रह जाएगा आपको। दूसरा देखिएगा, इसको कैसे याद करेंगे, इसके लिए भी एक वर्ड लिख लेंगे, एयर। क्या लिख लेंगे, एयर। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन ये होता है, एयर, ये भी याद रह जाएगा। फिर तीसरा अपन लिख लेते हैं क्यूर, CURA। तो इसका क्या ट्रांसक्रिप्शन होता है, कै यू, ये है ये, ठीक है, कै यू ए, क्यूर, ठीक है, यू है। ये आपके 3 हो गए, ठीक है। तो जब भी आपको सेंटरिंग वाउल्स याद करने हो तो 3 वर्ड याद रखेंगे, कौन सा, क्लियर, एयर, क्यूर, ठीक है। अब आपको ये याद रह जाएंगे, कोई समस्या नहीं आएगी। इनके ट्रांसक्रिप्शन देख लेंगे, ये इससे कौन सा याद रख लेंगे, ई है, ये देखिएगा, इससे कौन सा, ए है, और इससे कौन सा, यू है, ठीक है। तो ये थे आपके कौन से, सेंटरिंग डिप्थोंग्स हो गए। इनकी संख्या कितनी है, संख्या जरूर याद रख लेना। देखो बेटा, इससे अपन जो फेनेटिक्स पढ़ेंगे तो कम से कम आप लोगों को मैं 500 से ज्यादा, 500 से भी ज्यादा जो शब्द हैं उनके ट्रांसक्रिप्शन करवाएंगे आपको। तब जाके आपकी चीजें क्या होंगी, क्लियर होंगी। तब जाके आपको पता चलेगा किस वर्ड को कैसे बोला जाता है। बहुत शानदार फेनेटिक्स का, बहुत ही शानदार आप लोगों को मैटर दिया जाएगा। और न केवल फेनेटिक्स का, बल्कि सभी टॉपिक, चाहे आपकी ग्रामर हो, लिटरेचर हो, चाहे मेथड्स हो, जो भी है, आपको बहुत ही शानदार कंटेंट, बहुत बेस्ट कंटेंट आपको देने की कोशिश की जाती है। उसके बाद देखते हैं अपन क्लोजिंग। क्या देखेंगे बेटा, क्लोजिंग डिफथोंग्स जो होते हैं इनको भी 2 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में भी, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो किसके साथ, ई के साथ एंड जो होते हैं, ठीक है, ए पहला, आई दूसरा, ओई तीसरा, ठीक है। किसके साथ एंड हो रहे हैं, ई के साथ। कौन से हैं ये, क्लोजिंग है। क्लोजिंग में जो 5 होते हैं उनमें से 3 तो ये हैं। इनको कैसे याद करेंगे, एक एक वर्ड इनका भी याद कर लेते हैं। पहला 8, EIGHT, 8, इसका ट्रांसक्रिप्शन लिख लेते हैं, 8 ऐसे लिखा जाता है, तो याद रह जाएगा अपने 8। दूसरा माई, माई, ठीक है, क्या लिख लेते हैं, इसका भी ट्रांसक्रिप्शन, माई लिख दिया, ये क्या होगा, आई, ठीक है। तीसरा बॉय, BOY, बॉय, ठीक है, तो ये भी क्या है, ऑय, यहां बॉय। तो ये 3 वर्ड हमारे यहां, 3 साउंड हमें इस प्रकार से याद रख लेते हैं। कौन कौन से, माई, 8, बॉय, ऐसे याद रख लेना इसको, माई, 8, बॉय, ठीक है। पहले ऊपर क्या याद किया था, क्लियर, एयर, क्यूर। इससे क्या याद हो गए थे हमारे, ऊपर याद हो गए थे। और यहां से क्या याद हमारे, ये याद हो जाएंगे, क्लोजिंग। ये सेंटरिंग हमारे याद हो गए, और इससे क्या हमारे क्लोजिंग याद हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा जो एंडिंग ऊ से, ठीक है, आउ, आउ, ठीक है, ये 2 वर्ड हम याद कर लेंगे, आउ और आउ। ये ए की है और ये आ की, ठीक है। स्लाउ, स्लाउ, ये देखिएगा, स्लाउ, इस प्रकार से ये वर्ड याद रख लेंगे। आउट, OUT, तो ये आउट, आउट, इस प्रकार से इसको हम याद कर लेंगे। ये एक साउंड हो जाएगी और ये दूसरी साउंड हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने क्या किया भाई, हमने किया जो हमारे वाउल साउंड थे उनको हमने क्लियर करने की कोशिश की। सबसे पहले हमने पढ़ा कि साउंड्स कितनी होती हैं, तब हमने जाना कि 44 साउंड्स होती हैं। फिर उनको हमने 2 भागों में बांटा, ठीक है, कितने कितने में, 20 और 24 में। फिर इन 20 को हमने कितने भागों में बांटा, 2 भागों में। कितने भागों में, 12 और 8 में इनको हमने बांटा। फिर इनके भी हमने क्या किए, अलग अलग प्रकार के। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो कौन सी साउंड पढ़ी हमने, वाउल साउंड पढ़ी। अब हम पढ़ते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है कॉन्सोनेंट साउंड का। जो क्लासिफिकेशन है बहुत ही शानदार क्लासिफिकेशन है, और यहां से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इतना डेप्थ में नहीं पढ़ना चाहिए। मैं कहता हूं जो भी टॉपिक आपको दिया हुआ है
उसको ठीक ढंग से डेप्थ तक जाके पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस बार रीट में भी इस प्रकार के क्वेश्चंस आ गए थे। बहुत सारे लोग कह रहे थे कि सर जी ये तो बहुत डेप्थ में आ गया, जबकि हमने बच्चों को वो सारी चीज़ें करवाई थी पहले से। इसलिए बेटा एकदम टॉपिक का नाम दे दिया बस, फिर उस टॉपिक में आपको कुछ नहीं छोड़ना चाहिए, बहुत गहराई से जाके चीज़ों को पढ़ना चाहिए। कैसे पढ़ेंगे देखो, कॉन्सोनेंट 24। कॉन्सोनेंट का दो तरीके से क्लासिफिकेशन होता है, हम दोनों प्रकार से पढ़ेंगे। पहला जो क्लासिफिकेशन होता है वो होता है ऑन द बेसिस ऑफ मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, MANNER, मैनर ऑफ ARTICULATN, किसका, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन। और दूसरा होता है पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन, POINT, पॉइंट या फिर पोजीशन कह दो, POSITN, पोजीशन ऑफ आर्टिकुलेशन कह दो, ठीक है, पोजीशन ऑफ आर्टिकुलेशन। तो ये दो प्रकार हैं, इन दो आधार पे हम क्या करते हैं, कॉन्सोनेंट साउंड को क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। तो अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो किस आधार पे पढ़ रहे हैं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पे पढ़ रहे हैं। किस आधार पे पढ़ रहे हैं, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पे अपन इसको पढ़ेंगे। उसमें देखिएगा पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, प्लॉसिव है। कौन सा है, प्लॉसिव, PLOSIVE, प्लॉसिव है। इनकी जो संख्या है वो कितनी है, 6 है। आपसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्लॉसिव कौन कौन से होते हैं, उनकी संख्या कितनी होती है, प्लॉसिव किसका प्रकार है, ये भी पूछ सकते हैं। क्या ये कॉन्सोनेंट का प्रकार है, क्या ये वाउल का प्रकार है, क्या ये मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पे है, क्या ये पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पे है। किसी भी प्रकार से पूछें आप बिल्कुल तैयार रहेंगे। संख्या कितनी है, 6। कितनी है संख्या बेटा, 6। कौन कौन से 6 हैं जिनको क्या कहा जाता है, प्लोसिव कहा जाता है, तो वो है पे, बै, टे, कै, गे और डे। ये साउंड जो है ये आपको याद रखनी है, ठीक है। अब याद रखने का एक तरीका हमने यहां ऐसे ही आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आपको याद करने में आसानी रहे, तो हमने लिखा पे, टे, कै, बै, डे, गे। तो देखिए पै से क्या आ गया, ये आ गया, टे से क्या आ गया, ये आ गया, कैसे क्या आ गया, ये आ गया, बै से ये आ गया, और डे से ये आ गया, और गे से ये आ गया। हो गए 6 के 6। तो आपको ये याद रह जाएंगे, प्लॉसी, पटक, बडग, इस प्रकार से आप याद रख लेंगे। हालांकि ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, और लेकिन फिर भी बच्चों को एग्जाम में साइंटिफिक मेथड से ज़्यादा मतलब नहीं होता है, चीज़ें उनकी याद रह जाएं, ये बहुत उनके लिए काम की चीज़ होती है। तो आपको आज के बाद मुझे नहीं लगता कि अगर आप 2-3 बार बोल लो मेरे साथ, प्लॉसी पटक बडग, प्लॉसी पटक बडग, प्लॉसी पटक बडग, 2-3 बार बोल लेंगे तो आपको प्लॉसी में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इसको आगे बढ़ते हैं। प्लॉसिव को और कौन कौन से नामों से जाना जाता है वो भी पता होना चाहिए हमें। देखिएगा प्लॉसिव ऑल्सो नोन एज स्टॉप्स, क्या कहते हैं इसको, स्टॉप्स भी कहते हैं, म्यूट्स भी कहते हैं, ठीक है, ठीक है, ऑक्लूसिव भी कहते हैं, OCCLUSIVES, ठीक है, एक्सप्लोसिव भी कहते हैं। ये सारे के सारे नाम किसके हैं, प्लॉसिव के हैं। आपको याद रह जाए तो बहुत ठीक है, अदरवाइज कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। आप स्टॉप्स वगैरह, म्यूट्स वगैरह, जब आप इसकी डेफिनेशन याद रखोगे तब आपके समझ में आ जाएगा कि इनके ये नाम क्यों हैं। प्लॉसिव को किन किन नामों से जाना जाता है, एक बार बोल लीजिएगा मेरे साथ, स्टॉप्स, म्यूट्स, ऑक्लूसिव और एक्सप्लोसिव किसके नाम हैं, ये सारे के सारे किसके नाम हैं, प्लॉसिव साउंड के नाम हैं। ये कौन सी साउंड होती हैं, साउंड्स आर फॉर्म्ड बाय द एयर बीइंग कंप्लीटली ब्लॉक्ड। ये वे साउंड होती हैं जिनमें एयर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया जाता है, स्टॉप कर दिया जाता है। ऑक्लूसिव होते हैं ये, यानी इसको रोक दिया जाता है इन द माउथ एंड देन सडनली रिलीज्ड, और फिर अचानक क्या किया जाता है, रिलीज किया जाता है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, एक्सप्लोसिव कहते हैं। फिर एक साथ से फूटता है। अब कई बच्चों को लगेगा कि सर जी ये तो बहुत डीप हो रहा है, ये पढ़ने की क्या जरूरत है, तो वे सारे के सारे बच्चे रीट 2021 वाला लेवल 2 का पेपर देख लें, उनको पता चल जाएगा
कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे हुए थे, क्या इस प्रकार की चीजें पूछी हुई थी या नहीं पूछी हुई थी, कि प्लॉसिव कैसे होते हैं, उनमें साउंड कहाँ से आती है, कैसे आती है, उनकी डेफिनेशन क्या है, पूछे हुए हैं। इसलिए बेटा ये चीज आपको पढ़नी चाहिए, क्योंकि एक एक मार्क्स, एक एक नंबर जो है आपका बहुत कीमती होता है। जो बच्चा एक नंबर से रह जाता है उसको पता होता है कि दिक्कत क्या होती है। तो बहुत अच्छी ऑथेंटिक कंटेंट के साथ, बहुत अच्छे लेवल के कंटेंट के साथ तैयार होके जाइएगा। समझ में आ गया भी प्लोसिव क्या होता है, कैसी साउंड होती है ये साउंड वे होती हैं, साउंड्स आर फॉर्म्ड बाय एयर बीइंग कंप्लीटली ब्लॉक्ड इन द माउथ। एक बार मुंह में हवा जो है बिल्कुल ब्लॉक हो जाती है और फिर अचानक क्या होती है, देन सडनली रिलीज्ड, उनको क्या कहते हैं, प्लोसिव कहते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन सी साउंड होती है इसमें देखिएगा, ये हमने आपको लिख दिया है, पे, बे, टे, ठीक है, डे, कै, गे। इनिशियल पोजीशन में, इनिशियल का मतलब क्या होता है, ये साउंड प्रारंभ में कहां होती है, जिस प्रकार से पिन होता है, देखो PIN पिन, तो इसमें पे कहां आ गया, ये इनिशियल पोजीशन होती है। समझ में आ गई बात। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, इनिशियल का मतलब होता है ओपनिंग, OPENING, क्या होती है, ओपनिंग। तो ये देखिएगा प्रारंभिक है, तो क्या हो गया इसमें, इनिशियल। ये देखिएगा पेपर, तो इसमें पे कहाँ है, दोनों जगह है, मिडल में भी है, और कीप यहाँ कहाँ है, ये इसको फाइनल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से बे देख लीजिएगा, बिन, रबर, बल्ब, टिन, बिटन, टेंट, ये सब चीजें आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी साउंड जो होती है उसकी तीन ही पोजीशन होती है। या तो कौन सी पोजीशन होती है, इनिशियल पोजीशन होती है, या तो वो साउंड कहाँ आएगी, शुरुआत में, या फिर कहाँ आएगी, मिडल में, या फिर कहाँ आएगी, फाइनल। तो इन तीनों के देखो, गन, बिगर, बिग, किंग प्रारंभ में, बिग, ठीक है, और ये लास्ट में किक। तो ये हमने क्या पढ़ा भाई, प्लोसिव पढ़ा। उसके बाद देखिएगा दूसरी जो साउंड है वो हमारी कौन सी है, एफ्रिकेट्स है। क्या कहते हैं इसको, एफ्रिकेट्स कहते हैं। संख्या कितनी है इनकी, 2 है। एफ्रिकेट्स की संख्या कितनी है, 2 है, और दोनों कौन से हैं, ये देखो, इतना तो आपको पता ही है, इसको क्या कहते हैं, चे साउंड है ये। जिसको नहीं पता वो जान ले, टी और समाकलन, मैथ्स वाले बच्चे जानते हैं इस बात को कि इसको क्या कहा जाता है, टी के साथ समाकलन कहा जाता है। ये चे की साउंड है, ठीक है। और दूसरी कौन सी है, डी और जेड, ये कौन सी है, जय की साउंड है ये, ठीक है, चे और जय, ठीक है, जय और चे भी कह सकते हैं, जच भी कह सकते हैं, इसको याद रख लेना आप लोग। एफ्रिकेट्स क्या कहते हैं इनको, एफ्रिकेट्स कहते हैं। संख्या कितनी है, 2। कौन कौन से हैं, ये हैं, देखिएगा। इनको एक नाम से और जाना जाता है, क्या, सेमी प्लोसिव। क्या कहते हैं इनको, सेमी प्लोसिव भी कहते हैं। देखिएगा आगे पढ़ते हैं, एफ्रिकेट्स ऑल्सो नॉन एज एफ्रिकेटेड प्लोसिव्स, समझ जाओगे। सेमी प्लोसिव्स ऊपर लिख दिया, एफ्रिकेटिव्स, तो ये सारी समझ तो इससे रिलेटेड ही है। ये जो है ये थोड़ा सा अलग है, तो इसको हमने यहां बोल्ड करके आपके लिए लिख दिया है कि इसको क्या कहते हैं, सेमी प्लोसिव कहते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स किसके प्रकार हैं, कॉन्सोनेंट के प्रकार, कॉन्सोनेंट ही पढ़ रहे हैं। दी साउंड बिगिन एज एप्लोसिव, ये शुरू तो कैसी होती हैं, प्लोसिव के जैसे, विद कंप्लीट क्लोजर। प्लोसिव में क्या होता था, बिल्कुल क्लोजर होता, अभी हमने पढ़ा, बट एंड्स लाइक ए फ्रिकेटिव, लेकिन एंड किसकी तरह होते हैं, फ्रिकेटिव्स की तरह। बाय रिलीजिंग द एयर स्लोली, धीरे धीरे, उसमें एयर प्लोसिव में क्या होती थी, सडनली रिलीज होती थी, इसमें धीरे धीरे, थ्रू ए पार्शियल क्लोजर, आधे क्लोजर के साथ, विद एन ऑडिबल फ्रिक्शन, थोड़ी फ्रिक्शन के साथ, थोड़ी घर्षण के दौरान ऑडिबल फ्रिक्शन होता है, वे होती है कौन सी, इसीलिए इसको एफ्रिकेट्स कहा जाता है। समझ में आ गई, ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी ऐसी, कि जो एफ्रिकेट साउंड है वो कैसी होती है, एफ्रिकेट साउंड्स वे होती हैं जो किसकी तरह शुरू होती है, फ्लोसिव की तरह शुरू होती हैं, कंप्लीट क्लोजर, ठीक है, कंप्लीट क्लोजर होता है, एयर टाइट होती है, लेकिन जब ये एंड होता है तो किसकी जैसे, फ्रिकेटिव के जैसे होता है, जिसमें धीरे धीरे क्या करती है, हवा बाहर आती है, उसको क्या कहते हैं, एफ्रिकेट्स कहते हैं। 2 होते हैं कौन से, एक चे और दूसरा कौन सा, जय।
इनके इनिशियल, मीडियल और फाइनल पोजीशन आप देख सकते हैं। चिप, ठीक है, बुचर, कैच, इसमें चाहे लास्ट में आता है, इसमें बीच में आता है और इसमें शुरू में आता है। जैम, एज्ड, लगेज, ये आप समझ लेंगे। ठीक है भाई, चलो अब आगे पढ़ते हैं अपन। फ्रीकेटिव्स, नेक्स्ट कौन सा है? फ्रीकेटिव्स पढ़ेंगे। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? 9। आप संख्याओं पे जरूर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कई बार सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये 9 है, तो याद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी, इसलिए हमने इसका भी एक बना के रख दिया यहां, हाथ पे वसाज। समझेंगे कैसे इसको याद करेंगे। इसमें देखिए ये कौन से होते हैं? फै, ठीक है, दूसरा वै, तीसरा कौन सा है? थे, चौथा कौन सा है? दै। ये देखिएगा, ये दै होता है और ये जो है ये थे होता है। ये तो थे होती है, ये जो साउंड है ये कौन सी है? थे साउंड है, और ये जो साउंड है ये कौन सी है? दै साउंड है। याद रखेंगे। सै, जय, जय, ये सै और ये है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, एक बार यहां से इनको देख लीजिएगा ताकि आपके याद रह जाए। क्या है ये? देखो ये है, इससे याद कर लेंगे अब इसको। है से क्या है? ये है। ठीक है, थे से क्या है? ये दोनों आ जाएंगे, थे से ये दोनों आ जाएंगे। हाथ, फै से क्या है? फै से ये आ जाएगा, फै। वैसे कौन सा आ जाएगा? ये वै आ जाएगा। ठीक है, सै से कौन सा? ये से आ जाएगा, दोनों से आ जाएंगे। और जैसे कौन से आ जाएंगे? दोनों जय आ जाएंगे। इस प्रकार से आप याद करेंगे हाथ, फे, वसाज। मैं फिर कह रहा हूं कि ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है इस प्रकार से चीजों को याद करने का, लेकिन नए बच्चे हैं जिनको फोनेटिक्स नहीं पढ़ी हुई है, तो एक बार आप इस प्रकार से चीजों को याद कर सकते हैं और फिर जब आपकी याद हो जाए तब फिर इसकी हाथ पे वसाज की कोई जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, ये होते क्या हैं थोड़ा समझ लेते हैं इनको, कि इनको कैसे हम चीजों को डिफाइन करेंगे वो देखते हैं। फ्रिकेटिव्स ऑल्सो नोन एज स्प्रियंट्स, ये जरूर याद रखना। ठीक है, कॉन्टिन्यूएंट्स, ये इनके दूसरे नाम हैं, कई बार पूछ लें दूसरा नाम तो याद रह जाए तो अच्छा है। टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय फोर्सिंग द ब्रेथ स्क्वीज, फोर्सिंग द ब्रेथ स्क्वीज थ्रू, स्क्वीज का मतलब किसी से एकदम पतली रास्ते से कोई चीज निकलती है उसको कहते हैं थ्रू अ नैरो गैप। एक मान लो कोई बिल्कुल नैरो सा गैप और इससे निकल के कोई चीज आती है उसको स्क्वीज कहते हैं। विद ऑडिबल फ्रिक्शन, किसके साथ? ऑडिबल फ्रिक्शन के साथ, इसलिए इनको क्या कहते हैं? फ्रिकेटिव्स कहते हैं। फ्रिक्शन होती है इसमें, इसलिए क्या कहते हैं इसको? फ्रिकेटिव्स कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होते हैं भाई? आपके फ्रिकेटिव्स होते हैं। और ये जो हमने टेबल बनाई हुई है ये इसमें फ्रिकेटिव्स हैं, और ये जो आपको लैबियोडेंटल दिख रहा है, डेंटल दिखता है, एल्वियोलर दिख रहा है, प्लेटो एल्वियोलर दिख रहा है, ग्लोटल दिख रहा है, ये जो ऊपर आपके प्रकार हैं ये क्या है? पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन के अनुसार है। किसके अनुसार है? अभी तो हम क्या पढ़ रहे हैं? अभी तो अपन पढ़ रहे हैं मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन, ARTICULATN। अभी तो मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन पढ़ रहे हैं, और ये इसके बाद इसी पॉइंट के बाद अपन पढ़ेंगे पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पे। तो ये पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पे हैं ऊपर वाले जो प्रकार हैं। ठीक है, फै और वै कौन से होते हैं? लैबियोडेंटल होते हैं। ठीक है, तो आप इनको याद रख लेंगे। मानो ये पूछ लिया जाए फै साउंड जो है इनके बारे में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ये फ्रिकेटिव्स है, ये लैबियोडेंटल है। मानो एक ऑप्शन में आ जाए कि इट इज ए फ्रिकेटिव साउंड, दूसरे ऑप्शन में आ जाए इट इज ए लैबियोडेंटल साउंड, और तीसरे में आ जाए बोथ ऑफ दीज, और डी में आ जाए नन ऑफ दीज या नाइदर ऑफ दीज, तब आप कहेंगे बोथ ऑफ दीज। ठीक है, फै और वै हैं, उसी प्रकार से डेंटल हैं, ये एल्वियोलर हैं, ये प्लेटो एल्वियोलर हैं, और ये क्या हैं? ग्लोटल हैं। नोट कर लीजिएगा, चाहे कहीं भी आप इनको याद रख लीजिएगा, याद रखने ही पड़ेंगे, कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास नहीं है। चलो आगे देखते हैं। नेजल्स क्या होते हैं? नेजल्स, इनकी संख्या कितनी होती है? 3। मैं, न, अंग, इसको अंग की साउंड होती है। ठीक है, मैं, न और अंग की 3 साउंड होती हैं, इनको नेजल्स कहते हैं। ठीक है, ये टेबल तो हमने और भी अच्छे स्टैंडर्ड की बनाई है, बहुत शानदार तरीके की। इसमें आपको वॉइस्ड और वॉइसलेस को भी लिख दिया
कि ये वॉइस हैं, क्योंकि हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि कौन कौन सी साउंड वॉइस्ड होती हैं, कौन कौन सी साउंड वॉइसलेस होती हैं। तो वो चीज़ें भी हमने यहाँ इसमें नोट करने की कोशिश की है। देखो नेजल्स, इनको क्या कहते हैं, नेजल स्टॉप्स भी कहते हैं, ठीक है, नेजल ऑक्यूलेसिव भी कहते हैं और नेजल ये कॉन्टिन्यूएंट्स भी कहते हैं। ये इनके अलग अलग नाम हैं, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं है, इतने से भी काम चल जाएगा। आर टाइप्स ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, दीज आर कॉल्ड नेजल्स बिकॉज ड्यूरिंग देयर आर्टिकुलेशन, उनके बोलने के दौरान द एयर फ्लो स्केप्स थ्रू द नेजल कैविटी, नेजल कैविटी छिद्र होता है, नाक के छेद से आती है आवाज। आवाज कहां से आती है, नाक के छेद से आती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नेजल्स कहते हैं। एज देयर इज कंप्लीट क्लोजर इन द ओरल कैविटी, क्योंकि जो ओरल कैविटी होती है उसमें कंप्लीट क्लोजर होता है, यानी मुंह से साउंड बिल्कुल नहीं आ सकती। कहां से आती है, नाक से होती आती है, नेजल कैविटी से साउंड आती है, ओरल कैविटी से नहीं आती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, नेजल साउंड्स कहते हैं। मैं, न और अंग, प्लेस या पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पे क्या है, यानी मैं क्या है, बाइलेबियल है, न क्या है, एल्वियोलर है, और न क्या है, वेलर है। इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल हल्के में नहीं लेंगे आप। और मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पे हमने पढ़ाई है, क्या है, तीनों के तीनों नेजल्स हैं। और वॉइसिंग और फोनेशन के आधार पे तीनों के तीनों क्या हैं, वॉइस्ड हैं, तीनों क्या हैं, वॉइस्ड हैं। कुछ वॉइसलेस भी होते हैं, उनको हम आगे पढ़ेंगे। तो ये था आपका इस प्रकार से। अब आगे पढ़ते हैं लेटरल, एक ही होता है इसमें ले, एक ही कौन सा है, ले। लेटरल ऑल्सो कॉल्ड लेटरल अप्रोक्सीमेंट्स, इसको लेटरल अप्रोक्सीमेंट्स भी कहते हैं। A type of consonant sound which is produced by allowing the air to escape around the, यहां से अंडरलाइन कीजिएगा, around the sides of the tongue, जो हमारी जीभ है उसकी साइड से एयर फ्लो होती है, rather than over the middle of the tongue, टंग के मिडल से होने की बजाय जीभ के बीचों बीच हवा निकलने की बजाय कहां से निकलती है, जीभ की साइड से निकलती है। कोई भी बच्चा बोल के देखने का प्रयास नहीं करे, कि कई बार बहुत सारी जगह हम पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, तो कई बार अपन बोल के देखने की कोशिश करते हैं कि देखो हवा इधर से आ रही नहीं आ रही है। बेटा हम बचपन से जैसे बोलते आ रहे हैं वैसे ही बोलेंगे, और बचपन से जिधर से हवा जा रही है उधर से ही जाएगी। अभी तो आप एक बार इनको एग्जाम के लिहाज से बिल्कुल जैसा लिखा हुआ है वैसा याद कर लीजिएगा। यदि आप बोल रहे हैं और आपकी साउंड यदि इधर से नहीं भी जा रही है, तब भी आपको इसको क्या मानना पड़ेगा, लेटरल ही मानना पड़ेगा। इसलिए आप इसको ठीक से याद कर लेंगे। हालांकि जब बोलेंगे तो आपको कैसे, बिल्कुल ऐसे ही साउंड निकलेगी, किधर से, साइड से। आप ले बोल के देख लेंगे, ले एक बार बोल के देखेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये बात इसमें आपको याद रखनी है, एस्केप अराउंड द साइड ऑफ द टंग रादर देन ओवर द मिडल ऑफ द टंग। द लेटरल साउंड इज फ्रिक्शनलेस, कैसी होती है, फ्रिक्शन होती है, किसी प्रकार की कोई फ्रिक्शन इसमें नहीं होती है। ले होती है, इनिशियल पोजीशन ये होती है, मिडिल पोजीशन ये होती है, और फाइनल पोजीशन आपकी ये होती है। अब अपन पढ़ेंगे कौन सा, अप्रोक्सीमेंट्स। इसमें कौन से होते हैं, रे, वे और ये की साउंड है। ये देखो जैसा लिखा हुआ ना, इसको ये बोलते हैं। यूपी वाले ब्लॉक के यमुना को क्या बोलते हैं, जमुना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जमुना। तो जय की साउंड जैसी क्या है, ये की साउंड है, ठीक है। यशोदा को क्या बोलते हैं, जसोदा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जसोदा, ठीक है। तो इसको ये जो आपको ये दिख रहा है, ये किसकी साउंड है, ठीक है। ये जे जो दिख रहा है जे के जैसा, ये की साउंड है। चलो भाई इसको भी पढ़ लेते हैं, क्या है ये देखते हैं। इसको अपन देखते हैं, अप्रोक्सीमेंट है ये, तीन हो गए। जनरली अप्रोक्सीमेंट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ब्रिंगिंग द आर्टिकुलेटर्स इनटू क्लोजर कॉन्टेक्ट। जो आर्टिकुलेटर्स हैं, आगे की क्लास में पढ़ेंगे भी आर्टिकुलेटर्स क्या क्या होते हैं। टंग होती है, जॉ होता है, पैलेट होती है, रूफ होते हैं, ये सब आर्टिकुलेटर्स होते हैं जहां से आवाज निकलती है। इनटू क्लोजर कॉन्टेक्ट, वे आपस में मिलते हैं। और अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेट का मतलब तो नजदीक लाना, बट नॉट क्वाइट क्लोज इनफ टू क्रिएट एयर टर्बुलेंस, लेकिन बिल्कुल क्लोज नहीं होते हैं।
दो आर्टिकुलेटर्स मिलते हैं, नजदीक आते हैं, लेकिन बिल्कुल क्लोज नहीं होते हैं, एंड ऑडिबल फ्रिक्शन। Therefore, approximates fall between fricatives which do produce a turbulent air stream and vowels जिनमें कोई turbulence नहीं होता, जिसमें हवा निकलने में कोई दिक्कत नहीं होते हैं। तो किन के बीच में होते हैं अप्रोक्सीमेट्स? किन के बीच में आते हैं? फ्रिकेटिव्स और वाउल्स के बीच में आते हैं। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। एक ये लाइन याद रखनी है, कौन सी? इसमें क्या होती है, आर्टिकुलेटर्स जो हैं वो नज़दीक आते हैं लेकिन पूरी तरह से क्या नहीं होते, क्लोज नहीं होते हैं। तब जो साउंड पैदा होती है उसको क्या कहते हैं? अप्रोक्सीमेट्स कहते हैं, ठीक है। अप्रोक्सीमेट किन के बीच में होते हैं? फ्रिकेटिव्स और वाउल्स के बीच में इनको माना जाता है। वही बात है, कौन से तीन होते हैं? वै, ये और रै। पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पर ये क्या होते हैं, ठीक है, लेबियोवेलर, पैलेटल और पोस्ट एल्वियोलर होते हैं, और ये अप्रोक्सीमेट्स होते हैं। ये मैं आपको अलग से पढ़ाऊंगा पूरा, ठीक है। ये जो लेबियोवेलर क्या होते हैं, पैलेटल क्या होते हैं, पोस्ट एल्वियोलर क्या होते हैं, जब हम इनको पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पे पढ़ेंगे, यानी प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के आधार पे पढ़ेंगे, तब हम एक एक चीज को अलग से डिटेल में इनको समझेंगे। फिर सेमी वॉल्स पूछ लेते हैं कई बार एग्जाम में, कौन से होते हैं? वै और ये तो सीधा ही क्वेश्चन आता है कि इनमें से कौन सा सेमी वॉल साउंड है, तो कौन से? वै और ये हैं। लिक्विड्स कौन से होते हैं? लै और रै हैं। ये चीजें आपको याद रखनी है। लिक्विड्स कौन से हैं? लै और रै हैं। मास्टर कॉन्सोनेंट साउंड किसको कहते हैं? लिक्विड्स, एफ्रिकेट्स और सेमी वोल्स मिलके क्या कहलाते हैं? मास्टर कॉन्सोनेंट साउंड्स इनको कहा जाता है। और अब आगे जो हमें पढ़ना है, जो मैं अभी आपको बता रहा था, क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन या फिर पॉइंट ऑफ आर्टिकुलेशन। और ये पढ़ेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। इसके लिए भी हमने आपके लिए शानदार टेबल्स बनाई हुई हैं। थैंक यू वेरी मच।